हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बेसिस एंड डायमेंशन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के एक टॉपिक जो कि है डायमेंशन। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कंबाइंड टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन, बट हमने बेसिस को पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डायमेंशन समझने के लिए ना आप एक बार बेसिस को ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि हम बेसिस को जानेंगे देन तभी हम डायमेंशन को समझ पाएंगे कि किसी भी बेसिस का जो है वो हम वेक्टर स्पेस है उसका हम डायमेंशन कैसे हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बेसिस का ब्रीफ दे देता हूँ छोटा सा, उसके बाद हम जो है डायमेंशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रीवियस का लेक्चर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कई सारे एग्जाम्पल ऐसा लिया है जिससे कि आपको बेसिस अच्छे से समझ में आएगा। तो वही है, आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिस जानना है तो आप लोग देख भी सकते हैं। देखो बेसिस क्या होता है, अगर मेरे पास एक ऐश है जो कि सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस वीएफ का। ठीक है, वेक्टर स्पेस वीएफ का सबसेट है, तो इस ऐश को हम बेसिस कहते हैं। इस ऐश को हम बेसिस कहते हैं जब पहला चीज़ क्या हो जाए, एस कंसिस्ट एल वेक्टर्स। जो एस है ना, इसके अंदर सारे के सारे जो वेक्टर्स हो वो हमारे कैसा हो, एल हो। और दूसरा क्या है कि जो एस है वो जो स्पान है, सॉरी देखो ये जो लीनियर स्पान जो हमारा बनेगा, जो एल एस है वो हमारा पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस का सेट है उसको जनरेट कर दे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे मैं आपको आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसके एग्जाम्पल भी है, कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो बात करते हैं डायमेंशन की, तो जहां हम डायमेंशन की बात करते हैं, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वी एफ। अब देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है कि ये जो बेसिस हम कह रहे हैं एश को, अगर एश हमारा बेसिस है तो इस एश के अंदर कितने एलिमेंट्स है, समझना ध्यान से। ये जो ऐश है, इस ऐश में ये एक सेट है, ऑब्वियसली बात है कि ये सबसेट है वीएफ का, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक सेट है। और ये सेट कैसा है, सेट ऑफ वेक्टर्स है। क्लियर, सेट ऑफ वेक्टर्स है। और जब ये सेट ऑफ वेक्टर्स है तो जितने भी इसमें वेक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स है या फिर नंबर ऑफ वेक्टर्स है, एलिमेंट ही हम यहाँ पर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐश के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो इस ऐश का डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आ गया, डायमेंशन ऑफ ऐश क्या होगा, इस ऐश के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा डायमेंशन हो जाएगा ऐश का। ऐश क्या है, ऐश इज नथिंग बट इट इज़ द बेसिस, एंड व्हाट इज बेसिस अगर एस एक सबसेट है तो वो एल आई वैक्टर्स कंटेन करना चाहिए और लीनियर स्पान जो है सेट को पूरा जनरेट कर दे, वी को जनरेट कर दे। यहाँ तक मुझे लगता है कि डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं अभी जो है एग्जाम्पल लेने वाला हूँ तो उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वही एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा जो मैंने कल के लेक्चर में लिया था, क्योंकि हमें जनरली किसी भी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर स्पेस का सेट है उसका अगर डायमेंशन मुझे बताना है तो उसको हमें बेसिस तो पहले बतानी ही पड़ेगी ना। तो मैंने देखो अब यहाँ पर बात आती है कि अब बेसिस बताएं तो कैसे, अब हमने पहले ही बेसिस को क्लियर कर लिया था हमने, मतलब बेसिस को जान लिया था कि एक्चुअल में बेसिस हमारा क्या है। तो चूंकि ये जो एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल, इट इज़ द बेसिस, सिंस एश इज बेसिस। अब देखो इस एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एस की अगर मैं बात करूँ, देखो ये इनफाइनाइट है, ऐसे इनफाइनाइट है ये, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इस इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है इसमें। तो इनफाइनाइट नहीं है, इसमें हम 1 to up to n तक एलिमेंट्स है ना, n तक है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि एस एक बेसिस ऑलरेडी है जो हमने कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ डायमेंशन बात करनी है, डायमेंशन होना क्या है, डायमेंशन अगर एस बेसिस है तो एस के अंदर कितनी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हमारा जनरली क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन हमने n, इसका n डायमेंशन है ये, n हमने बता दिया है।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो ये वाला भी आपको पता है कि ये भी हमारा बेसिस है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया था। ये Li भी है और ये Ls भी है। Ls जो है V को जनरेट कर दे रहा था। तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ S की बात करूँ तो कितने एलिमेंट्स है, 1 and 2। तो डायमेंशन ऑफ S कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो हर किसी का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड का, क्योंकि हमने देखा था कि ये भी कहीं ना कहीं एक बेसिस बन रहा था हमारा। तो अगर ये बेसिस है तो डायमेंशन ऑफ S हम कैसे निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ, देखो ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, R ओवर एन पॉलिनोमियल है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा। 4 एग्जाम्पल मैंने उसमें लिया था, तो 4 ही आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये भी चूँकि बेसिस है, सिंस S इज बेसिस, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ कितने एलिमेंट्स है, 1 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आई थिंक डायमेंशन समझ में आया। देखो डायमेंशन बहुत ऐसी कोई टफ वाली नहीं है, टफ वाली चीज़ नहीं है। आपको बेसिस अगर क्लियर है तो डायमेंशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है अगला इसमें जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है फाइनाइटली जनरेटेड एंड इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। finitely generated and infinitely generated vector space. If a dimension of any vector space is finite, then it is this type of vector space is called the finitely generated vector space, otherwise it is infinitely generated vector space. देखो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उसका जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है तो उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइटली जनरेटेड बोल देंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो मैं अगर यहाँ पर ले रहा हूँ भी R ओवर R n, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, फाइनाइट है, इसकी n डायमेंशन है ना। इसकी जो डायमेंशन ऑफ V अगर हो मैं कहूँ तो डायमेंशन ऑफ V लिख देता हूँ ना, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V क्या है, n है। उसके बाद में अगर देखो पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ, V इज इक्वल टू R ओवर X पॉलिनोमियल्स है, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी इनफाइनाइट है, आपको पता ही है। डायमेंशन ऑफ V जो है क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली हो जाएगा, इनफाइनाइटली हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो V को मैं कह रहा हूँ कि Pnx जो है, जो Pnx है एटमोस्ट n डिग्री है, इज पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री n या फिर n डिग्री, ठीक है, एटमोस्ट n डिग्री, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो जब भी एटमोस्ट की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ V की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाती है वो हमारी n+1 हो जाती है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो उससे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा एग्जांपल है, देखो इसको आप एक V में ले रहा हूँ, वेक्टर्स का सेट ले रहा हूँ जो कि P3 ऑफ X है, पॉलिनोमियल है, एटमोस्ट 3 डिग्री है, ये एटमोस्ट 3 डिग्री। तो एटमोस्ट 3 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं कि H की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे 1 आ सकता है, x आ सकता है, x² आ सकता है, x की पावर 3 आएगा, ऐसा ही तो होगा। तो इसमें वेक्टर कितनी है, 4 है ना। डायमेंशन ऑफ V की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन ऑफ V की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, बेसिस क्या है, S है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, 3 है, n कितना है, 3 है, और 3 + 1 यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब 3 + 1 आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी एटमोस्ट वाली कंडीशन आ जाए वहाँ आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपके कुछ काम के। जब भी एटमोस्ट 3 डिग्री आ रहा है, एटमोस्ट n डिग्री आ रहा है, तो आपको n में 1 जोड़ देना है। इसमें कितना है, 3 है, इसमें एटमोस्ट n डिग्री था तो n में हमने क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था, वैसे 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और सिखाऊंगा, और इस शॉर्ट ट्रिक के उससे आप लोग जो है ईजिली कर सकते हो। देखो कैसे, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल,
सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अच्छा देखो यहाँ पर पहला, यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर लेट v को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि c ओवर c है, सॉरी, या फिर r की पावर n ओवर r, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके ले रहा हूँ, देखो W1, ठीक है, W1 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर से A1 A2 A3, जो किस में से आ रहा है, R में से आ रहा है, सच दैट A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमें डायमेंशन ऑफ W1 निकालना है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, W1 का हमें डायमेंशन निकालना है। तो जब भी W1 का हमें डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, देखो यहाँ पर मैं एक नोट आपको लिखा रहा हूँ और इस नोट को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, नोट, इस नोट को आप जो है अच्छे से कर लीजिए। देखो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, dimension of subspace when number of restriction is given, number of restriction is given, then जब भी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको दिया हुआ हो तो डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ वेक्टर्स माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसको ये जो है ना, इसको हम रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा, है ना। ये इसको आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस गिवन हो तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से जो है उस वेक्टर का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन जब भी हमसे पूछा जाएगा, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, है ना, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस व्हेन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज गिवन, तो हमें क्या करनी है, डायमेंशन निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले नंबर ऑफ वेक्टर्स माइनस करना है नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एग्जांपल, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो ये LI रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस कंडीशन में इसका अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो डायमेंशन ऑफ W1 जो है, देखो कितने वेक्टर से, 1 2 3 वेक्टर से, नंबर ऑफ वेक्टर्स माइनस LI रिस्ट्रिक्शन, तो एक ही है इसमें LI होगा तो 1 रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज इक्वल टू 2। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ को बेसिक से, तो इसका रीज़न क्या है, चलो मैं एक रीज़न भी दे देता हूँ आपको, ताकि डाउट आपके मन में बिल्कुल भी ना रहे। रीज़न क्या है कि देखो W1 जो है ना वो हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, A1 A2 A3, मतलब हमारे पास 3 वेक्टर्स दी हुई है, सच दैट जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है A1 A2 A3 इज़ इक्वल टू 0, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। अब चूँकि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 दी हुई है, तो मैं अगर यहाँ से A3 का वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A1 प्लस A2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर जो अगर मैं W1 निकालूँ, यहाँ से W1 निकालूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 A2 A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का A1 प्लस A2। तो कितने वेक्टर्स इसमें आ गए, इसमें जो है कितने वेक्टर्स आ गए हमारे, इसको मिटा देता हूँ एक बार, A2
इसमें हमारे कितने वेक्टर्स आ गए, ये जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हमारे पास है ये R में से आ रहा है, ठीक है, सच दैट जो A1 A2 है वो भी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, R में से आ रहा है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, A1 A2 दो ही तो वेक्टर्स इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ W1 की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए 2 हो जा रहा है। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको पता ही लग जाएगा, देन नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस आपको देना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक बी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और W2 हो गया यहाँ पर वेक्टर्स ले लेता हूँ मैं A1 A2 A3 सच दैट जो यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है, एंड दूसरा जो है यहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्शंस दिया है A3 प्लस A1 जो है 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे LI रिस्ट्रिक्शंस ही है, आप इसको LI LD चेक कर सकते हो। तो LI LD चेक करोगे तो LI आएगा ये, ठीक है, ये LI आएगा। मैं कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा फिर इनको आप रख करके चेक करके देख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, और LI के लिए आपको मैंने तरीका ही बता रखा है, डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, वो भी एक तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट निकाल करके देख लो, डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो LI हो जाएगा। उसके बाद रैंक निकाल करके देख लो, कई सारे तरीके हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो LI रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास, तो डायमेंशन ऑफ W2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो हमारे पास वेक्टर्स कितनी है, 3 वेक्टर्स है, और LI रिस्ट्रिक्शंस कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखो सबसे पहले तो बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ध्यान रखना हमारा, ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे दिए रहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर डिपेंडेंट हो गया तो उसको हम एज अ 1 काउंट करेंगे। जैसे मान के चलो कि 2 रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है और ये LD है, तो उसको हम जो है क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे, ठीक है, 1 काउंट करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। LD वाले केस में अगर W3 ले रहा हूँ मैं, W3 हो गया, मैं यहाँ पर वेक्टर्स ले रहा हूँ A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सच दैट जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। और LD वाला, LD हम यहाँ पर स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में देख सकते हैं, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख लो, चूँकि जब जो आपके रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं वो LD है ना, तो द गिवन रिस्ट्रिक्शन इज LD, सिंस गिवन रिस्ट्रिक्शन इज LD है ना, LD है तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे, समझ में आ गया। तो डायमेंशन ऑफ W3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो वेक्टर हमारे पास कितना है, 3 है, और डायमेंशन इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दैट इज़ इसका डायमेंशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है तो उसको लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ से। देखो W4 लेता हूँ मैं यहाँ से, डी एग्जाम्पल, W4 यहाँ पर W4, और W4 में A1 A2 A3 A4, ठीक है, सच दैट A1 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 प्लस 2A4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है। तो हमें ठीक है, यहाँ से देन फाइंड द डायमेंशन, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ W4, ठीक है, इसका हमें जो है डायमेंशन निकालनी है। तो देखो अगर ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है अब ये LI है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इसका रैंक मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। आप रैंक मेथड कैसे निकालोगे, जब इसका रैंक आप निकालोगे तो मान के चलो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ये है, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो A1 1 हो रहा है, 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि A3 A2 0 0 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर इसके लिए 1 तो 0 है तो यहाँ पर 1, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो यहाँ से 1 1 0 1 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1
फिर यहाँ से 1 0 2 आ जाएगा। देखो अब यहाँ से अगर मैं इसमें आपको जो है यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं R3 को चेंज कर दूँ R3 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले हमें 0 बनाने रो एक्लोन फॉर्म से। ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये रैंक कैसे निकालते वो भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो है A जो हो जाएगा हमारा कैसा बन जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं R3 को, तो 0 1 0 1 और R3 को चेंज कर रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब दोबारा चेंज करेंगे R3 को, R3 चेंज R3 माइनस R2, तो हमारे पास जो A आएगा ना निकाल के, वह A हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 0 0 1 और 0 1 0 1, और ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, सब 0 हो गया। तो इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी है 2 है, तो जो एल आई रिस्ट्रिक्शंस है ना वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एल आई रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो डायमेंशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W4 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो 4 वेक्टर है और 2 एल आई रिस्ट्रिक्शंस है, देन 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम डायमेंशन को अच्छे से निकाल सकते ईजिली। तो आई थिंक आपको आज जो मैंने डायमेंशन बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास पहले पहुँचे, है ना। क्योंकि ऐसे जो CSIR नेट की प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है ना। और अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जनरली जो है फ्री में इतना कोई नहीं बताता है, मुझे नहीं लगता। और आप अगर अच्छे से इसको कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप नेट एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट चीज़ें हैं क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, टॉपिक करवा रहा हूँ, देन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कई सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, आपको मेरे वीडियोज़ से ही आप CSIR नेट जो है ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट MSc या फिर BSc में है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनसे आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।